नमस्कार। चलिए आज समझते हैं सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही अहम सुनवाई के बारे में। एक ऐसी सुनवाई जिसने रोहिंग्या शरणार्थियों के अधिकारों और साथ ही भारत के अपने दायित्वों को लेकर पूरे देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी। और इस पूरी कानूनी बहस के बीच में भारत के चीफ जस्टिस का ये एक सवाल गूंज उठा। यकीन मानिए, इस एक सवाल ने पूरी चर्चा का रुख ही मोड़ कर रख दिया। तो हुआ कुछ यूं कि रोहिंग्या शरणार्थियों के अधिकारों से जुड़ा मामला एक कानूनी चुनौती बनकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया। और बस फिर क्या था, पूरे देश में एक बहस शुरू हो गई कि भाई आखिर भारत की जिम्मेदारियां हैं क्या। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। असल में इसकी जड़ें अदालत में डाली गई कुछ कानूनी याचिकाओं में हैं। देखिए, शुरुआत में हुआ ये था कि कुछ शरणार्थी कथित तौर पर लापता हो गए थे, तो उनके लिए एक हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की गई। ये एक खास कानूनी तरीका होता है जिसके जरिए अदालत से गुहार लगाई जाती है कि अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है तो उसे पेश किया जाए। लेकिन मामला सिर्फ लापता लोगों को खोजने तक ही सीमित नहीं रहा। याचिका में और भी बड़ी मांगें थीं, जैसे कि उन्हें देश से बाहर न निकाला जाए, उनके बच्चों को स्कूलों में दाखिला मिले और उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा भी मिले। अच्छा, तो इन मांगों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? यहीं से ये पूरा मामला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। यहाँ आकर मामला दो अलग अलग नजरियों के टकराव में बदल गया। एक तरफ याचिकाकर्ता मानवीय अधिकारों की दुहाई दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अदालत की चिंता देश के सीमित संसाधनों और भारतीय नागरिकों की हितों को लेकर थी। चीफ जस्टिस ने इस मुद्दे को बहुत सीधे तौर पर सामने रखा। उन्होंने इसे नागरिकों की जरूरतों और मानवीय सहायता के बीच एक चुनाव की तरह पेश कर दिया। अब अपने इस कानूनी तर्क को और भी आसान भाषा में समझाने के लिए चीफ जस्टिस ने एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार उदाहरण दिया। अदालत का जो पूरा तर्क था वो एक कानूनी सिद्धांत पर टिका था, जिसे आनुपातिकता या प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। यह सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है। न्याय और संसाधनों का बंटवारा निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। और ये जो सेब वाला उदाहरण है ना, वो इसी आनुपातिकता के सिद्धांत को एकदम साफ कर देता है। तर्क ये था कि भाई जब आपके पास संसाधन कम हो तो उन पर पहला हक देश के अपने नागरिकों का होता है। तो अदालत का जो पूरा नजरिया था वो असल में दो बड़ी बातों पर आधारित था। एक, देश के सीमित संसाधन, और दूसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा। तो कुल मिलाकर अदालत का फैसला इन्हीं कानूनी और व्यावहारिक चिंताओं का नतीजा था। इसमें साफ था कि नागरिकों के अधिकार और देश की सुरक्षा सबसे पहले आते हैं। तो इन सभी तर्कों और दलीलों के आधार पर आखिर में अदालत ने याचिकाकर्ताओं की मांगों को मानने से इनकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन ठहरिए, ये मामला सिर्फ इस एक याचिका तक ही सीमित नहीं है। इसकी जड़ें भारत में चल रही एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय बहस से जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, इस अदालती मामले को अकेले नहीं देखा जा सकता। इसकी गूंज हमें नागरिकता की पहचान को लेकर चल रही उस व्यापक बहस में भी सुनाई देती है जिसे हम एनआरसी के नाम से जानते हैं। और ये जो नागरिकता का सवाल है ना, ये चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। सोचिए, निष्पक्ष चुनाव के लिए उन्हें वोटर लिस्ट को सही रखना पड़ता है, और इसका मतलब है ये पता लगाना कि कौन असल में भारतीय नागरिक है और कौन नहीं। और ये काम, जैसा कि हम जानते हैं, काफी जटिल है। तो आखिर में ये पूरी सुनवाई हमें एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय दुविधा के सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक तरफ है मानवीय करुणा और दूसरी तरफ है राष्ट्रीय हित, और इनके बीच एक नाजुक संतुलन बनाना वाकई एक बड़ी चुनौती है। और यही वो बड़ा सवाल है जो ये पूरा मामला हमारे सामने छोड़ जाता है। एक सवाल जो इस पूरे मुद्दे की जड़ में है और जिसका जवाब शायद इतना आसान नहीं है।